वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आप सबका स्वागत है। हम आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुए हैं रिवीजन लेक्चर 3 लेके। जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए हमने एक रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आपके सामने तीसरी क्लास लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से अप्रॉक्स 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट के या फिर अगर बात करें अकाउंट क्लर्क के तो उसमें भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। ये चैप्टर वैसे तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर लोगे। देखिए, आपको पता ही है कि जो अभी नई वैकेंसी आएगी वो 240 की आएगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमारा न्यू बैच आएगा। और जो अभी एग्ज़ाम होना है वो है 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम सेंटर को एक बार ज़रूर देखें कहाँ पे है। अब बात करते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज की। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें यही पूछना होता है कि वो क्या है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा एवं समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, मान लीजिए ये ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल करी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल करी, मतलब कुछ सामान क्रेडिट पे बेचा। अब मिस्टर बी के पास पैसे नहीं थे। मान लीजिए 10,000 का सामान बेचा, मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है तो वो बोले जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, 2 महीने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब मिस्टर ए जो है वो ये बोले कि भाई 2 महीने के बाद आप पैसे दे दोगे, मैं आपका विश्वास कैसे करूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। कुछ ऐसा प्रूफ और या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस तो होना चाहिए कि आप मुझे पैसे वापस कर दोगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए, 2 महीने के बाद आपने कहा कि मैंने तो सेल की नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे मिस्टर ए ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। मिस्टर ए ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया। किसने बनाया, मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजा मिस्टर बी को। इस डॉक्यूमेंट में क्या था, इस डॉक्यूमेंट में डिटेल ऑफ सेल्स थी। जो सेल्स की इन्होंने, डिटेल ऑफ सेल्स थी। साथ में डिटेल्स ऑफ पेमेंट थी कि आप 2 महीने के बाद पेमेंट करोगे। ये डॉक्यूमेंट मिस्टर बी के पास आया। मिस्टर बी ने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया। ठीक है, अब जब मिस्टर बी ने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया तो ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जो इन्होंने एक्सचेंज किया है गुड्स का पैसे में, उसको डॉक्यूमेंट कर दिया एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, वो बन गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लीजिए अगर ये मिस्टर बी ये साइन नहीं करते, इन्होंने साइन करने से मना कर दिया, तो ये ड्राफ्ट कहलाएगा। जब तक मिस्टर बी के इस पे साइन नहीं होंगे तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाया जाएगा। साइन होने के बाद ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहला जाएगा। ये इस पे एक क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि अगर जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, साइन नहीं करेंगे, तब तक क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या ड्राफ्ट है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको साइन नहीं करेंगे, तब तक ये एक ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। जैसे ही मिस्टर बी ने डॉक्यूमेंट पर अपने साइन किए, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये मिस्टर ए के लिए क्या है। देखिए, मिस्टर ए के लिए बिल रिसीवेबल्स है। मिस्टर ए के लिए ये बिल रिसीवेबल्स है और मिस्टर बी के लिए ये बिल्स पेबल है। आप इसके नाम से ही इसको याद रख सकते हैं। मिस्टर बी को पैसे देने हैं मिस्टर ए को, तो ये बिल्स पेबल। ठीक है,
और मिस्टर ए के पास पैसे आएंगे इस बिल से, तो ये बिल्स रिसीवेबल्स। यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो पैसे रिसीव करेंगे। मिस्टर ए मिस्टर बी के क्रेडिटर हैं। मिस्टर ए क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि वो मिस्टर बी से मिस्टर बी को मिस्टर ए को पेमेंट करनी है। और जो मिस्टर बी है वो मिस्टर ए के लिए क्या है? डेटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मिस्टर ए है क्रेडिटर, मिस्टर बी है डेटर। एक और टर्म यूज होती है ड्रॉअर। देखिए ड्रॉअर क्या होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है। मिस्टर ए ने बिल बनाया, मैंने आपको बताया था, देखिए मिस्टर ए ने ये डॉक्यूमेंट बना के भेजा था, तो मिस्टर ए क्या है? ड्रॉअर। जो बिल बनाता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो होता है ड्रॉअर, और जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है या साइन करता है वो होता है ड्रॉई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इनमें से कौन किसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिल रिसीवेबल्स होगा। वो आपको ड्रॉवर ये नहीं देगा, वो आपको क्रेडिटर दे देगा, क्रेडिटर डेटर। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जहाँ पे क्रेडिटर है वहाँ पे बिल रिसीवेबल होता है, और जहाँ पे डेटर है वहाँ पे बिल्स पेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉअर होता है जो बिल को बनाता है, और यहाँ पे ड्रॉई होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि मिस्टर बी अभी पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया। मिस्टर बी ने वो साइन किया, और साइन करते ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये अगर आप समझ गए तो आपका चैप्टर बहुत ही ईजी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में। राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइंड बाय मेकर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंड बाय मेकर। एक सर्टेन सम का मतलब अमाउंट फिक्स रहता है। ऑलरेडी हमें अमाउंट पता है। ऐसा नहीं होगा कि बिना आपको एग्जैक्ट अमाउंट ना पता हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सर्टेन पेमेंट टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो बिल जिसके पास होगा उसको पैसे देंगे। जिसके पास ये बिल होगा बियरर को आपको पेमेंट करनी है। जिसके पास बिल होगा वो पेमेंट करेगा, वो पैसे रिसीव करेगा। यहाँ पे मिस्टर ए के पास बिल है, मिस्टर बी ने साइन करके मिस्टर ए के पास वापस बिल भेज दिया था। ठीक है, चलिए देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती हैं। पहली होती है ड्रॉअर, जो ऑर्डर करता है या मेकर ऑफ द बिल कहते हैं जिसे। दूसरा होता है ड्रॉई, जो उसको एक्सेप्ट करता है या साइन करता है आप कह सकते हैं। और तीसरा होता है पेई। पेई हम थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा मैं। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन इसके सबसे ज़्यादा आते हैं वो आते हैं मैच्योरिटी डेट पे। देखिए मैच्योरिटी डेट क्या होती है, इसको बताने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। द डेट ऑन विच अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। जिस दिन पेमेंट ड्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ड्यू डेट। ये ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, जो ड्यू डेट होती है वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट होती है। जिस दिन आपकी ड्यू हो जाएगी पेमेंट उसको कहेंगे ड्यू डेट। और इसमें आप 3 दिन और जोड़ दीजिए तो ये बन जाती है मैच्योरिटी डेट। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बिल है, 1 जनवरी का बिल है 2 मंथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो ड्यू डेट होगी वो होगी आपकी 1 जनवरी से 2 महीने, यानी कि 1 मार्च। और इसमें अगर आप 3 दिन और जोड़ देंगे यानी कि 4 मार्च, यानी कि 4 मार्च, ये हो जाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट। तो आपको 3 दिन जोड़ने हैं ड्यू डेट में, तो वो बन जाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मतलब जिस दिन आपको पेमेंट हर हालत में करनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
क्योंकि मैच्योरिटी डेट में दो कंसेप्ट आते हैं। पहला आता है बिल आफ्टर साइट, दूसरा होता है बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर डेट का मतलब होता है डेट ऑफ ड्रॉ, जो डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल होती है, जिस दिन हमने बिल बनाया उससे हम काउंट करेंगे। ठीक है। बिल साइट का मतलब होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस दिन मिस्टर बी ने साइन किया हम उस दिन से काउंट करेंगे। इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा बिल आफ्टर डेट तो डेट ऑफ ड्रॉ, डेट ऑफ ड्राइंग से हम उसको काउंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है बिल आफ्टर साइट तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हम काउंट करेंगे। जैसे, और ग्रेस डे आपको पता ही है 3 दिन के होते हैं। ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए वो पहले वाला ही एग्जाम्पल है, 1 जनवरी का बिल था। 1 जनवरी को आपने बिल ड्रॉ किया, 2 मंथ का बिल था। ठीक है। आपने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है मिस्टर बी ने जब उसको साइन किया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है मान लीजिए आपकी 5 जनवरी को। मिस्टर ए ने 1 जनवरी को बिल बनाया, उसको भेजा, वो 5 जनवरी को उसने साइन किया। तो यहाँ पे आती है सबसे पहले, अगर यहाँ पे लिखा है बिल आफ्टर डेट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो भी हम बिल आफ्टर डेट ही मानेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बिल आफ्टर डेट कब होगी? 1 जनवरी से 2 मंथ, 1 मार्च। 1 मार्च प्लस आप इसमें हर उसमें 3 दिन जोड़ते हैं सभी में, तो ये आ गई आपकी 4 मार्च की आ गई मैच्योरिटी डेट। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर बिल आफ्टर साइट लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, अगर बिल आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो डेट आएगी आपकी 1 मार्च। नहीं, 1 मार्च नहीं, आपको लेना है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से जो कि है 5 जैन। तो आपको यहाँ पे 5 जनवरी से लेना पड़ेगा। 5 जनवरी से 2 महीने, 5 मार्च, 5 मार्च तक, प्लस आप इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो यहाँ पे डेट आ गई 8 मार्च। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको बिल आफ्टर साइट दिखे आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ढूंढिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट आता है मैच्योरिटी डेट में, अगर पब्लिक हॉलीडे हो। मान लीजिए ये जो आपका पीछे आया था 4 मार्च आपकी डेट आई थी, आपकी ड्यू डेट जो है मैच्योरिटी डेट है वो है 4 मार्च और उसको पड़ रहा है पब्लिक हॉलीडे, तो आपकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? देखिए, प्रीसीडिंग बिजनेस डे यानी कि उससे पहले पहले वाला दिन। ठीक है। 3 तरह के पब्लिक हॉलीडे होते हैं आपकी, 3 तरह की जो हैं वो पब्लिक हॉलीडे होते हैं। एक तो आता है 26 जनवरी, एक 15 अगस्त और एक होता है 2 अक्टूबर। ये आपके 3 मेन तरह के पब्लिक हॉलीडे हैं। इसके अलावा संडे भी आता है। ठीक है। अगर ये चारों आपको दिखें और मैच्योरिटी डेट पे ये हो रहा है तो आपको प्रीवियस डे देना है, इससे पहले वाला दिन, प्रीवियस डे ड्यू डेट से 1 दिन पहले। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूरा क्वेश्चन बदल देगा आपका अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है। उसके बाद होता है मान लीजिए इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंट हॉलीडे मतलब गवर्नमेंट ने अचानक से बता दिया, पहले आपको पता नहीं था भाई बैंक में स्ट्राइक होगी, कल बैंक में छुट्टी रहेगी, तो अचानक से आपको बता दिया या इमरजेंसी लग गई या कुछ ऐसे स्टेट में हो गया। जैसे अभी रिसेंटली आपकी यूपी में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसमें अचानक से एकदम की छुट्टी हो गई। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे? अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो उसमें आपको नेक्स्ट वर्किंग डे लेना है, यानी कि अगला दिन। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 4 मई था, 4 मार्च था, 4 मार्च में आपको क्या पड़ रहा है? इमरजेंसी हॉलीडे, तो आप लेंगे इसको 5 मार्च। और यहाँ पे आप लेंगे, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आप लेंगे 3 मार्च, 3 तारीख को। एक दिन पहले पब्लिक हॉलीडे में, इमरजेंसी हॉलीडे में 1 दिन आगे। ठीक है। ये आपने ध्यान से समझ लिया। अब हम इसके थोड़े बहुत कुछ वो देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं।
यहाँ पे कहता है फाइंड द ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 जनवरी है, पेबल आफ्टर 4 मंथ। ठीक है, 4 महीने का बिल है, आपको पता है मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 1 जनवरी। जो डेट ऑफ बिल है वो लेंगे हम। ठीक है, ये ले ली। उसके बाद 4 महीने जोड़ेंगे, क्या आएगी, 4 मंथ उसमें जोड़ेंगे, और फिर 3 दिन हम उसके ग्रेस के सभी में जोड़ने हैं 3 दिन। ठीक है, तो 1 जनवरी में 4 मंथ जोड़ेंगे, 1 जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये आ गया 1 मई प्लस 3, तो ये आ गया 4 आपके यहाँ पे कहीं पे बिल आफ्टर साइट लिखा है, नहीं लिखा, तो हम बिल आफ्टर डेट ही मान के चलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखना है, कई लोग क्या करेंगे, जैसे 1 जनवरी है, वो बोलेंगे कि भाई 4 महीने तो 30 अप्रैल को हो गए। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 30 अप्रैल को आपके 4 महीने हो गए, लेकिन आपको इसमें डेट ऑफ बिल भी जोड़नी है, 1 जनवरी भी आपको जोड़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपल सा है कि आप 1 जनवरी से सीधा 4 मंथ जोड़े, जब भी आपको ऐसे मंथ में दिया हो आप डायरेक्ट जोड़े, 1 जनवरी से 4 मई आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ड्रॉ अ बिल ऑन पीयूष, 16 तारीख को इन्होंने बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए 70,000 रुपये का। 19 अक्टूबर इज अ सडन हॉलीडे, देखिए सडन का मतलब है इमरजेंसी, अचानक, अचानक से छुट्टी हो गई। ठीक है, तो बिल 6/7/18 को बना था, इससे 3 महीने के लिए था, 3 मंथ इसमें जोड़ दो आप, तो 16 अक्टूबर हो गया 18। ठीक है, और इसमें आप फिर 3 दिन जोड़ेंगे, तो ये हो गया 19 अक्टूबर 2018। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 19 अक्टूबर को सडन हॉलीडे है, तो आप इसमें क्या करें, 19 अक्टूबर को सडन हॉलीडे है, तो मैंने सडन हॉलीडे में क्या करना है, हमने अभी देखा था, सडन हॉलीडे में हमें नेक्स्ट डे करना है, नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी कि अगला दिन, तो यहाँ पे होगा 28 अक्टूबर 2018। ठीक है, वहीं अगर पब्लिक हॉलीडे होता तो ये एक दिन पहले हो जाता 18। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सडन हॉलीडे लिखा हुआ है, तो आप मान के चलो डेट यही आएगी, 19 अक्टूबर ही आएगी डेट, आप इसको ऐसे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। जब भी ये दिया हुआ है तो सडन हॉलीडे, इसका मतलब एक दिन आगे, आप डायरेक्ट 20 दिन, 20 तारीख को क्लिक करके और अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ऐसा आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ें कि भाई ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, डेट, मंथ, अमाउंट, और सिर्फ ऐसे दिया हुआ है। अगर बाई चांस ऐसा ना हुआ, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, या डेट ऑफ साइट अगर दी होगी, ये आपको सिर्फ नॉर्मल केस में ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 16/6/19 एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन बाय 25,000, 30 दिन का। देखिए, जब भी कभी डेज में आए तो आपको एक एक दिन गिनना है, आपको हर दिन को काउंट करना है। आप ऐसे मंथ की तरह नहीं कर सकते, आप इसको मंथ में नहीं ले सकते, आप इसको एक मंथ लेके नहीं कैलकुलेट करना, यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब 30 डेज है, अब 16/6/19 है, 30 दिन का बिल है, तो आप इसको यहाँ पे 30 दिन जोड़ो। यहाँ पे याद रखना है जो आपकी डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ बिल को हमको उसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे हम 17 तारीख से काउंट करेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 कौन सा मंथ है, हाँ 30 होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 ही आ रहा है, 16 और 7/2019। याद रखिए आपको इसको काउंट करना है, क्योंकि ये कई बार गड़बड़ कर देता है। उसमें 3 दिन जोड़ेंगे,
तो ऑफ की आ गया 19 और 19 जुलाई क्या है, पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले यहाँ पे डेट आ जाएगी 18/7/19, तो 18 जुलाई यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैंने अभी पहले बताया था कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ऐसे हॉलीडे दे रखा है तो ये ही डेट आएगी, तो आप एक दिन पहले डायरेक्ट 18 करके क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं। फिर है फाइंड ड्यू डेट ऑफ बिल। अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको काउंट करना है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप अगर 1 महीना 1.5 महीना जोड़ेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 दिसंबर है, 45 डे है। अब काउंट कीजिए, देखिए 9 दिसंबर 2021 कितने दिन के लिए, 45 डेट के लिए। सबसे पहले 31 में से आप 9 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 31 का महीना होता है दिसंबर, उसमें से 9 दिसंबर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम डेट ऑफ बिल नहीं लेते जब भी डेज में दिया होता है। मंथ्स में दिया है तो हम लेंगे, डेज में हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आएगा 31 माइनस 9, ये हो गया 22। तो अब 45 में दिन चाहिए हमें, हमारे पास कितने हैं अभी, 22 हमने ले लिए, तो कितने और दिन हमें करना है, 23। तो ये आ गया 23 ऑफ जनवरी, और इसमें हम 3 दिन और जोड़ेंगे, तो ये आ गया 26 ऑफ जनवरी। ठीक है, अब कुछ काफ़ी लोग जैसे ही ये आंसर आएगा टिक करके आ जाएंगे, और यहाँ पे इनका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखना है 3 डेट, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये पब्लिक हॉलीडे पे गिर आ रहा है। तो ये पब्लिक हॉलीडे है, या जिसने भी 26 किया वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक दिन पहले लेना है, जब भी पब्लिक हॉलीडे आए तो एक दिन पहले लेना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, जो जो 25 जनवरी करके आएंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे होता है, भले ही क्वेश्चन में ना दिया हो, लेकिन 3 हॉलीडे आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी डेज में हो तो आपको डेट ऑफ बिल नहीं लेनी है, और मंथ में हो तो लेनी है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ड्रॉ अ बिल ऑन सुरेश ऑन 1 मार्च 2017 फॉर 2 मंथ फॉर ₹10,000 आफ्टर साइट। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये आफ्टर साइट है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दी हुई है। जब भी आफ्टर साइट हो तो ये वाली डेट आप भूल जाओ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ही आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ द मैच्योरिटी डे ऑफ बिल। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का 2019 का क्वेश्चन है, ये जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसी का ही क्वेश्चन है। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, या फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6/3/17 6 मार्च है, 6 मार्च में 2 मंथ है, जब भी मंथ होता है हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 6 मंथ में ऐड कर दीजिए मई 2017 प्लस 3 दिन, ये कभी भी 3 दिन ऐड करना ना भूलें, आपको हमेशा 3 दिन ऐड करना है। 6 3 हो गए 9/5/2017। ठीक है, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो ये बहुत ही ईजी है। आपने देखा हम कितने आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बार आपको बस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, जो है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। देखिए एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल करी, क्रेडिट सेल, कितने रुपए की, 10,000 की। ठीक है, मिस्टर बी ने फिर कहा कि मैं 2 मंथ के बाद दूंगा, पैसे अभी नहीं है। तो मिस्टर ए ने इसको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, मिस्टर बिल ने उसको साइन कर दिया, तो ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब क्या होता है, मिस्टर ए के लिए ये बी आर है, बिल रिसीवेबल मिस्टर ए के लिए, और मिस्टर बी के लिए बिल्स पेबल। मिस्टर बी क्या है, ड्रॉई या ड्रॉवर, मिस्टर बी
ड्रॉई है, मिस्टर ए ड्रॉवर है। एक और बताया था मैंने आपको, मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए डेटर है क्रेडिटर है, मिस्टर ए क्रेडिटर है, ये आपको याद रखना है। मिस्टर बी डेटर है, ठीक है। ये तो अब मैंने आपको बता दिया। अब एंडोजमेंट में क्या होता है, अब मानो सपोज ए ने सी को पेमेंट करनी थी, मिस्टर सी है एक, और मिस्टर ए ने कभी सी से कुछ लिया था, अब उनको मिस्टर सी को पेमेंट करनी है। और मिस्टर ए ने कहा कि आप मुझे ये बिल दे दो और मैं ड्यू डेट पे मिस्टर बी से खुद जाके पैसे ले लूँगा। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसने क्या किया, मिस्टर ए क्या कर रहा है, अपना बिल जो है वो मिस्टर सी को दे रहा है कि आप जाके ड्यू डेट पे 2 महीने बाद आप मिस्टर बी से जाके पेमेंट ले लेना। अब मिस्टर बी किसको पेमेंट करेगा, मिस्टर सी को। तो ये जो मिस्टर ए ने सी को अपना बिल ट्रांसफ़र कर दिया, अपना बिल ट्रांसफ़र कर दिया, ये कहता है, ये कहलाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, ध्यान से समझिए। मिस्टर ए ने मिस्टर सी को पेमेंट करनी थी, मिस्टर ए के पास एक बिल था जो 2 महीने बाद जिसकी पेमेंट आनी थी। तो मिस्टर ए ने कहा कि वो व्यक्ति मुझको पेमेंट करेगा, इससे अच्छा है आपको वो डायरेक्ट पेमेंट कर देगा और ये मेरा बिल आप ले लो, जिसको कहा जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ बिल। इस ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं एंडोजमेंट ऑफ बिल। यहाँ पे मिस्टर ए जो वो है एंडोज़र, जो दे रहा है एंडोज़र, और जो ले रहा है एंडोज़ी। ठीक है, ये मिस्टर सी क्या है यहाँ पे, एंडोज़ी, मिस्टर ए है एंडोज़र, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट कौन रिसीव करेगा, पेमेंट यहाँ पे मिस्टर ए रिसीव करेगा या मिस्टर सी रिसीव करेगा। देखिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब स्टार्टिंग में ही कि पेमेंट हमेशा बियरर ऑफ बिल को होती है, जो बिल का, जिसके पास बिल है, ये नहीं कि जो बिल का मालिक है, नहीं, जिसके पास बिल है उसको पेमेंट होगी। यहाँ पे बियरर कौन है, किसके पास बिल है, यहाँ पे अब मिस्टर सी के पास बिल आ गया तो मिस्टर सी को पेमेंट मिलेगी, मिस्टर बी जो है वो सी को पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही बिल ट्रांसफ़र किया, ए का मिस्टर बी से कोई रिलेशन नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे ए को बोलते हैं हम ड्रॉई, बी को बोलते हैं हम, ए को बोलते हैं हम ड्रॉअर, बी को बोलते हैं हम ड्रॉई, और सी को एंडोजी भी बोलते हैं, और सी को बोलेंगे हम पेई। पेई कौन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे आप पेई कौन होता है। देखिए एंडोजमेंट ऑफ बिल देखते हैं एक बार पहले। ट्रांसफर बिल अनलेस इस ट्रांसफर इज restricted द बिल कैन बी इनिशियली एंडोस्ड बाय ड्रॉअर बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर। वो बिल के पीछे अपने साइन करके देगा, मिस्टर ए के साइन होंगे बिल के पीछे, और वो बता देगा, मिस्टर सी का नाम लिख देगा और वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। द एक्ट ऑफ साइनिंग एंड ट्रांसफरिंग इज नोन एज एंडोजमेंट। फिर देखते हैं पेई। पेई देखिए वो पर्सन होता है जो पेमेंट रिसीव करेगा, जो पेमेंट रिसीव करेगा, जिसको पेमेंट मिलेगी, जिसे मिलेगी वो होगा पेई। ठीक है, जैसे मिस्टर अ पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड, ड्रॉअर ऑफ बिल हिमसेल्फ विल बी पेई इफ ही की बिल। जब तक मिस्टर सी नहीं था, जब तक यानी कि पहले केस में जब तक मिस्टर सी नहीं था, तो जो बिल बनाता है वो ही पेई होता है। मिस्टर ए ड्रॉअर भी थे और मिस्टर ए पेई भी थे। कब तक, जब तक उन्होंने बिल सी को ट्रांसफ़र नहीं किया था, जब सिर्फ दो पार्टी थी ए और बी। जैसे ही तीसरी पार्टी आई, मिस्टर ए ने मिस्टर सी को बिल दे दिया, तो वो अब मिस्टर सी जो है वो क्या बन जाएंगे, पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट मिलेगी। पहले मिस्टर ए को मिलने वाली थी तो मिस्टर ए पेमेंट, मिस्टर ए पेई थे। अब मिस्टर सी को मिलने वाली है तो मिस्टर सी यहाँ पे पेई है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। फिर आता है बिल डिस्काउंटिंग। देखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, यहाँ पे मिस्टर सी की जगह आप बस बैंक रख दीजिए, ये हो जाता है बिल डिस्काउंटिंग। सेम वही है, इन्होंने इसको सेल करी, 2 मंथ का टाइम मांगा, लेकिन मिस्टर ए को क्या हुआ कि पैसे की ज़रूरत पड़ गई।
मान लीजिए ये 1 लाख रुपए थे, ये चाहिए थे। मिस्टर बी बोले कि हम 2 महीने के बाद देंगे, तो ए को अभी 1 महीने बाद ही में ए को जरूर 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। अब मिस्टर बी तो 2 महीने देने वाले बाद है, तो अब क्या होगा? तो मिस्टर ए गए बैंक के पास, उन्होंने कहा कि जी देखो मेरे पास है बिल, मेरे पास है बिल रिसीवेबल्स, आप इसको ले लो और 2 महीने के बाद ड्यू डेट पे आप मिस्टर बी आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद। तो बैंक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे बिल दे दो, मैं बी से पेमेंट लूँगा। तो इसमें बैंक का क्या फ़ायदा? बैंक को क्या फ़ायदा? बैंक को ये फ़ायदा है कि बैंक अगर यहाँ पे मिस्टर ए का बिल एंड डिस्काउंट करेगा तो बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इस इंटरेस्ट के लिए ही बैंक बिल डिस्काउंट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए 1 रुपये का 1 लाख का बिल था, तो यहाँ पे बैंक मिस्टर ए को 1 लाख की पेमेंट नहीं करेगा, यहाँ पे बैंक कम मान लीजिए 98,000 की पेमेंट करेगा और 2,000 का इंटरेस्ट अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये था बिल डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट। यहाँ पे बस मिस्टर सी की जगह बैंक आ गया और बैंक उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ एंट्री, आपको बेसिक एंट्री आनी चाहिए। पहली एंट्री है, जैसे ही हम पहली एंट्री जो है वो है नॉर्मल एंट्री है, जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, भाई पता ही होगी बल्कि। जैसे ही हम कुछ गुड्स खरीद बेचते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिस्टर ए की, जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री करेंगे, ड्रॉवर, और यहाँ पे ड्रॉई की, जो मिस्टर बी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हम गुड्स बेचेंगे तो हम क्या करेंगे? डेटर यानी कि मिस्टर बी अकाउंट डेबिट करेंगे, हम मिस्टर बी का क्रेडिट पे है, तो सेल्स, ये एंट्री आप सभी को आती होगी। यहाँ पे मिस्टर बी अपनी बुक्स में क्या करेगा? मिस्टर बी ने परचेज की है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, मिस्टर ए उसके लिए क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री है। फिर मिस्टर ए जो है वो बिल ड्रॉ करेंगे। बिल ड्रॉ की एंट्री आपको पता ही है। बिल रिसीवेबल्स क्या है? बिल रिसीवेबल मिस्टर ए के लिए एसिड है, तो वो बी आर अकाउंट डेबिट करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? टू मिस्टर बी। ठीक है, यहाँ पे एसिड है। और मिस्टर बी के लिए बिल क्या है? बिल्स पेबल, उसके लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे करेगा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ये जो दो एंट्री है ये तो आपको नॉर्मली पता ही होती है, क्योंकि एसिड्स की है और दूसरी सेल की है। अब मान लीजिए पैसे आ गए, तो ये सिंपल सी एंट्री है। जैसे ही पैसे आते हैं, पैसे की क्या एंट्री होती है? अगर हम कहीं से पैसे रिसीव होते हैं, कैश, कैश या बैंक डेबिट। ठीक है, टू किसको करेंगे? बिल रिसीवेबल्स, जिसके अगेंस्ट पैसे आए, इसने पेमेंट कर दी, पेमेंट की क्या होती है? बीपी अकाउंट डेबिट बिल पेबल्स टू कैश। तो ये जो तीन एंट्री हैं दोनों तरफ, ये एक दूसरे की अपोजिट है, और ये तीन तो बेसिक है, हर जगह होगी। देखिए यहाँ पे वैन ड्रॉयर रिटेन द बिल, यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी ही है, मिस्टर सी यहाँ पे नहीं आए हैं। तो एंट्री क्या होगी? डेटा टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल्स टू डेटर, कैश टू बिल्स, जब पेमेंट रिसीव होगी। यहाँ पे परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बीपी, और बीपी टू कैश, जब आपने पेमेंट कर दी। सिंपल सा। ये बिल्स कलेक्शन और बिल्स डिस्काउंटिंग लगभग सेम ही होता है। बिल्स कलेक्शन में सिर्फ बैंक को ये कह दिया जाता है कि आप हमारे बिहाफ पे उनसे पैसे ले लो, और मतलब बिल्स को बैंक के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बैंक को पूरी तरह से नहीं दिया जाता, और सिर्फ बैंक उसके बिहाफ पे पैसे लेता है। तो इसकी भी सेम एंट्री है, डाटा टू सेल्स, सेम एंट्री है ये दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बस बिल सेंट फॉर कलेक्शन आ जाएगा टू बी आर, और जब पैसे आ जाए बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शंस। यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं होती क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है, और बीपी टू बैंक। जब बिल डिस्काउंटिंग करते हैं वही सेम, पहली दो एंट्री तो सेम है। ठीक है, जब डिस्काउंट कराएंगे तब ये एक नई एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट टू बी आर। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब जो हमें बैंक ने पैसे दिए, मान लीजिए हमारे केस में 98,000 पैसे दिए थे। डिस्काउंट मतलब जो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 2,000। बी आर कितने का था? 1,00,000। समझ गए ये एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स, ये तब होगी जब हमने बैंक को दिया। क्या मैच्योरिटी पे एंट्री होगी? कि नहीं, मैच्योरिटी पे तो एंट्री नहीं होने की। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बैंक से पैसे ले लिए हैं। अब जो पैसे लेगा वो बैंक लेगा, हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पे एंट्री होगी? नहीं, यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने बैंक को कॉन्टेक्ट किया है, इसमें मिस्टर बी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे तो पेमेंट करनी है। मिस्टर बी पेमेंट करेंगे जिसके पास बिल होगा। ठीक है, ये हो गया। और बिल एंडोस, एंडोस जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पे बैंक की जगह क्रेडिटर टू बी आर हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री नहीं होगी और जिसको पेमेंट करनी है वो कर देंगे। ये सेम है, बस इसमें यहाँ पे डिस्काउंट है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हम 10-15 के करीब क्वेश्चन करेंगे। हमारी जो टारगेट है रिवीजन वीडियो का वो यही है कि पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे। जब एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया फिर हम लगातार क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमें अपना कमेंट करके हमें अपना रिव्यू बताएं कि आपको ये कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप ये भी बताएं हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, देखिए बिल और रिसीवेबल अकाउंट, बी आर मैंने बताया था। बी आर क्या अकाउंट होता है? बी आर जो होता है वो एसेट अकाउंट होता है। तो यहाँ पे एसेट, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं असिस्टेंट में। ये यूपी आरबी यूनियन का ऑफिस असिस्टेंट का है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन? मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या था? मिस्टर ए ड्रॉई था, ड्रॉवर था, ड्रॉई नहीं था, ड्रॉवर था। और क्या था वो क्रेडिटर था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रेफरेंशियल पे क्रेडिटर होगा। ये क्वेश्चन मैंने बोला था ये आ गया है, देखो। उसके बाद हुआ पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉई, ड्रॉवर, पेई, ड्रॉई, ड्रॉवर, पेई। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आएगा। अगर आपने ये ध्यान से देखी है वीडियो तो ये, बल्कि उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी 30,000। ठीक है, ए ने बी के ऊपर बिल बनाया। ठीक है, ए वांटेड टू एंडोर्स टू सी को एंडोर्स कर दिया 35,000 में। ए ने 30,000 का बिल बनाया और कह रहा है कि सेटलमेंट ऑफ 35,000 एट 2% डिस्काउंट, कि ए को सी को 35,000 रुपये देने थे, उसने इसमें 2% डिस्काउंट पे सेटल करने की सोच रहा है। ठीक है, बी एक्सेप्टेंस बैलेंस इन कैश, 35,000 में से 2% देगा प्लस जो बच गया वो कैश में देगा। ठीक है, हाउ मच कैश, अब वो पूछ रहा है कैश कितना देगा। देखिए 35,000 रुपये थे, 2% डिस्काउंट दिया, यानी कि 35 का 2 कितना हो गया? 700 रुपये। 700 रुपये का डिस्काउंट दिया तो ये हो गया 34,300 रुपये। 34,300 रुपये यहाँ पे हमें बिल के थ्रू देने हैं। ठीक है, और जो नहीं, बिल के थ्रू नहीं देने। 34,300 में आपको 30,000 का बिल है। 34,300 में आपको 30,000 का बिल है तो 4,300 आपकी बैलेंस बन गई। ठीक है, देखिए 35,000 में से 2% डिस्काउंट दिया, आपके 34,300 रुपये बचे। उसमें से 30,000 का हमने इनको बिल थमा दिया तो हमारे पास 4300 बचे। ये हम किस में देंगे? ये हम कैश में देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ड्रॉ अ बिल ऑन जेड, एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई। ठीक है, तो ये ड्रॉवर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। एक्स एंडोज बिल टू जेड, ये एंडोजर हो गया, ये एंडोजी हो गया। ठीक है, एक्स ने जेड को बिल दे दिया। डैश विल बी द पेई, पेई कौन होगा? पेई वो होता है जिसको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट किसको होगी? जेड को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जेड है।
ठीक है, ऑन 115 एक्स टू अ बिल ऑन वाई 50,000 एच मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड एंड वाई बिकम इंसॉल्वेंट 40 पैसा पर रुपीज इज रिकवर्ड द अमाउंट रिकवर्ड। ये कह रहा है कि एक बिल बनाया गया था 1 जनवरी 2005 को, जो एक्स ने वाई पे किया था, 50,000 रुपये का बिल था, वाई ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वाई क्या हो गया, कंगाल हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब है कंगाल हो गया, तो वाई के पास पैसे ही नहीं बचे। तो वो कह रहा है कि 40 पैसा पर रुपये रिकवर्ड हुआ, यानी कि अगर 1 रुपये थे उसमें से सिर्फ 40 पैसा ही मिला, बाकी नहीं मिला। तो 1 रुपये में 40 का मतलब है 40% आपको पेमेंट मिली, बाकी आपका बैड डेब्ट हो गया। तो कितने का बिल था, 50,000 का बिल था, हमें कितना मिला, सिर्फ 40% मिला, तो यहाँ पे 20,000 रुपये ही मिला। यही वो पूछ रहा है, अमाउंट रिकवर्ड कितने पैसे हमें मिल पाए। ठीक है, नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम। देखिए नोटिंग चार्जेस क्या होता है, नोटिंग चार्जेस बैंक जो है वो लगाता है। मान लीजिए आपका, आपने बिल दिया और वहाँ से पेमेंट नहीं मिली, तो वो बिल को डिसऑनर कर देगा, आपके बिल को क्या कर देगा, डिसऑनर। मतलब आपने कभी चेक जमा किया होगा बैंक में, तो उसमें देखा होगा जब पैसे नहीं होते तो चेक जो है वो डिसऑनर कर देता है, और उसके लिए बैंक लगभग 500 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, वही होती है नोटिंग चार्जेस। तो सेम केस बिल में होता है, यहाँ पे डिसऑनर करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर है आवर एक्सेप्टेंस टू मिस्टर ए 8,000 renewed for 3 months on the condition that 2,000 is paid in cash immediately and remaining balance to interest 18%। अमाउंट ऑफ रिन्यूड बिल, देखिए कहता है कि एक बिल था 8,000 रुपीज़ का बिल था 3 मंथ के लिए, 8,000 का था, वो नहीं दिया। ठीक है, हमने इसको रिन्यू कर दिया, कितने के लिए, 3 मंथ के लिए। पैसे नहीं थे तो दोबारा उसको आगे बढ़ा दिया गया बिल को। किस कंडीशन पे बढ़ाया कि 2,000 तो हमें कैश दे दो, 2,000 रुपये कैश दे दो, और जो बाकी है वो 18% इंटरेस्ट, बाकी कितना बचा, 8,000 का बिल था, 2,000 उन्हें कैश दे दिए, 6,000 बचा, 6,000 18% पे मांग रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो अमाउंट ऑफ बिल, तो 6,000 18% के ये आपको बिल दे दो, तो 6,000 इंटू 18%, यहाँ पे याद रखना है 3 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट 3 महीने का लगेगा, पूरा नहीं लगेगा। तो 6,000 18 3 हो गया, ये आया 270 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल कितने का हो गया, 6,000 का तो बिल था, प्लस 270 उस पर इंटरेस्ट हो गया, तो ये बन गया 6,270 का आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, इतना टफ नहीं होता। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। फिर है प्रिया सोल्ड गुड टू निधि 1 लाख, प्रिया विल ग्रांट 5% डिस्काउंट टू निधि एंड निधि रिक्वेस्टेड प्रिया टू ड्रॉ अ बिल। प्रिया ने निधि को गुड़ बेचे, प्रिया ने कहा कि अभी चलो एक काम करो, तुम 5% डिस्काउंट दे देती हूँ तुम्हें, और तुम एक पेमेंट कर दो। तो निधि ने प्रिया से बिल ड्रॉ करने के लिए कहा है और अमाउंट ऑफ बिल पूछा है। तो 1 लाख है, 1 लाख की पेमेंट है, 5% डिस्काउंट यानी कि 5,000, 95,000 का हमें बिल बनाना है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 95,000। नेक्स्ट, एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट 2,000 बॉक्सेस कॉस्टिंग 100 ईच with an instruction that sale are to be made at cost plus 55%, x to a below y for an amount equal to 60% of sale value amount of bill। ये अमाउंट ऑफ बिल बतानी है। ये कहा है कि x ने y को जो है वो सामान भेजा है जो 2,000 बॉक्सेज हैं, जिनकी एक बॉक्स की कीमत 100 रुपये है, यानी कि 2 लाख का यहाँ पे सामान भेज दिया है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो सामान है ये कॉस्ट प्लस 45% पे भेजना है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या है, कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्टिंग लिखी है ना, कॉस्ट है। अब इस पे 45% क्या कह रहा है वो, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कॉस्ट में अगर प्रॉफिट आपको पता होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपको पता ही होगा।
तो यहाँ पे प्रॉफिट 45% है, तो 45 टू जा 90,000 यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 2,90,000। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक्स ने बिल ड्रॉ किया इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल वैल्यू का, ये सेल वैल्यू ये हो गई, इसका 60% पे बिल ड्रॉ हुआ इंटू 60%, तो 2,90,000 इंटू 60%, ये आ गया 6.4 117 1,74,000। ठीक, फिर से समझिए, इन्होंने सामान भेजा था 2 लाख का, उसमें कहा था कि ये कॉस्ट प्लस 45 पे हम बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस हो गया 290, और एक्स ने बिल ड्रॉ कर दिया 60% ऑफ सेल वैल्यू है 290, उसका 60% 174 बिल की अमाउंट हो गई। नेक्स्ट, और ये लास्ट था आपका क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।